नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज इस वीडियो में बात करेंगे डब्ल्यू डिकेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से इंडेक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, और गैप अप और गैप डाउन का भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल डेट्स हैं गैप डाउन और गैप अप की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। और सबसे पहले साइकिल थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि जो हमारा टाइम जोन जो स्टार्ट हुआ वो हमारा 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ, और ये बुलिश टाइम जोन है और ये रहने वाला है हमारा 13 मार्च तक। यहाँ मैंने लिख दिया आज की डेट 9 तारीख, और 13 तारीख तक एक स्विंग हाई हमें मिलना चाहिए, और स्विंग हाई के बाद हमें एक स्विंग लो मिलना चाहिए 28 मार्च को, है ना। यानी कि जो 13 तारीख का स्विंग हाई अगर मिलता है वहां पर, तो वहां से मार्केट थोड़ा बेरिश रहेगा और 28 तारीख को एक लो लेगा। लो लगा के फिर वहां से फिर अगेन नई टाइम साइकिल स्टार्ट होगी बुलिश की। तो ये जो अभी टाइम जोन चल रहा है बुलिश ही है, ये बाय ऑन डिप्स पे है, और ये हमारा जोन है अभी इसके ऊपर ही है प्राइस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हम इस जोन के अंदर अगर आ रहा है प्राइस तो यहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसके टॉप से। और अभी हम इसमें सेल का कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेल का पोजीशन 13 तारीख के बाद बनेगा, या 13 तारीख के 3:15 3:30 बजे हम सेलिंग पोजीशन इसमें राइटिंग कर सकते हैं विद हेजेस। अब इसी के पार्ट में क्या है, डब्ल्यू डिगेन साइकिल थ्योरी के पार्ट में ही एक गैप डाउन और गैप अप की थ्योरी डेवलप होती है इसमें। तो उसका मैंने पूरा 1 जनवरी 2024 से एक बैक टेस्ट किया। तो जो भी हमारे टाइम जोन आते हैं उसको हम कैसे उसमें गैप अप या गैप डाउन पहले से ही निकाल के डेट्स हमें पता होती है वो वाली। तो ये सारा हमें पता रहती है कि डेट्स ये स्टैटिक डेट्स होती है, कि जैसे आने वाली डेट्स पहले दिखा दूं मैं आपको। ये 17 मार्च को एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, 31 मार्च को एक गैप अप की पॉसिबिलिटी है, 14 अप्रैल को एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, और 29, थोड़ा इसको नीचे करें, हाँ अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, 29 अप्रैल को एक गैप अप और 13 मई को एक गैप डाउन। तो इसको एनालिसिस करते हैं, पूरा 1 साल का है, इसमें 2 मिनट लगेंगे। तो जो हमारी डेट है कि 11 तारीख को एक बॉटम लगना चाहिए था, और वहां से हमें गैप अप मिलना चाहिए था। तो ये 11 जनवरी का लो है 21,594, और अगले दिन 21,733 पे गैप अप ओपन हुआ। बस हमने प्रीवियस डे का लो पकड़ा, क्या लो था, और अगले दिन कितना वो ओपन हुआ। लो प्राइस और गैप अप के प्राइस में डिफरेंस हमें प्लस 139 पॉइंट्स मिले, ठीक है। ऐसे ही गैप डाउन के केस में 25 तारीख का जो हाई था वो 21,352, और उससे नेक्स्ट डे जो नीचे गैप डाउन मिलना चाहिए था लेकिन वो गैप अप मिला, तो -81 पॉइंट मिले। अभी हमें ये देखना है कि हमारे पूरे 1 साल के सिनेरियो में हमें कितने टारगेट, कितने गैप अप या कितने गैप डाउन मिले। तो अभी इसके सिनेरियो में देखें तो हमारी जो बुलिश साइकिल है उसमें एक माइनस में गया 148 पॉइंट, और एक माइनस ये गया, और एक माइनस ये गया 49 और 148। ये हमें एक्सपेक्टेशन के रिवर्स मिला, मतलब हमको हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि गैप अप मिले, लेकिन वहां पे हमें गैप डाउन देखने को मिला। ऐसे ही जो हमारे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी में 81 पॉइंट यहाँ माइनस गए, इधर ये सारे प्लस हुए, 5 पॉइंट और 9 पॉइंट ये हमें माइनस हुआ हमारा, और इसके बाद यानी कि तीन तीन तो हमको स्टॉप लॉस यहाँ लगे, और इसके अंदर 2
2 स्टॉप लॉस हमारे कॉल साइड में लगे। तो टोटल हमने इसमें कितने, इसको काउंट कर लेते हैं। उन्नीस, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ट्रेड में हमारे टोटल 5 स्टॉप लॉस लगे। अभी इसको हम कैलकुलेट, पहले आप देख लो फिर इसको समझेंगे। और इसका ओवरऑल टोटल माइनस करके 1884 पॉइंट और 1534 पॉइंट ये हमारे प्लस में रहा। गैप अप गैप डाउन की जो भी हमारे पास डेट्स हैं, तो टोटल 1 साल और 2 महीने, है ना, 1 साल 2 महीने में हमने 3400 पॉइंट लिए। इस हिसाब से कैलकुलेशन अगर करें कि अगर हम जो है 5 लॉट या 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, हमारे पास कितना फंड हो सकता था। यहाँ पे 12,81,000, यहाँ पे 25,63,000। ये फ्यूचर से कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हैं, बाइंग से नहीं करेंगे। ये हेज, ये जो करेंगे हम, ये हम ऑप्शन सेलिंग से करेंगे। ऑप्शन सेलिंग से करने का क्या फायदा है कि अभी जैसे 21,594 यानी कि 21,600 का पुट हम सेल करते हैं, और उससे अगले दिन 140 पॉइंट मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो एक तो आपको डीके वैसे मिल जाएगा जो भी होगा, और सुबह सुबह शाम को बेच के जाओ, और सुबह सुबह महीने में 2 ही ट्रेड आपको ये गैप अप गैप डाउन से हम निकाल सकते हैं, जो हमारे पास नेचुरल लॉ से आते हैं ये सारे गैप अप गैप डाउन के डेट्स। तो अब आप यहाँ पे देख लो, मैंने पूरा ये लगा के पूरा बनाया है इसको। 11 मार्च को, 11 जनवरी को हमारा एक लो गैन थ्योरी से बनना चाहिए था, वहां से एक गैप अप मिला है 130 पॉइंट का। 25 जनवरी को एक हाई मिलना चाहिए था, वहां से हमें 81 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन मिलना चाहिए था, लेकिन गैप अप मिला। 9 फरवरी को हमारे को एक लो मिला 21,630 का, और अगले दिन गैप अप हुआ 170 पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पर गैप डाउन हुआ 120 पॉइंट, यहाँ पे गैप अप हुआ 27 पॉइंट, 20 पॉइंट गैप डाउन, और 215 पॉइंट गैप अप मिला। और हमको ये देखना है कि हमारे गैप अप और गैप डाउन कितने कितने मिलते हैं। 160 पॉइंट का गैप डाउन मिला हमारे नेचुरल रेट्स में, 40 पॉइंट का गैप अप मिला, 179 का, ऐसे करके आप ये सारे, मैंने पूरा गैप अप गैप डाउन का बना रखा है। आप आने वाली डेट आप नोट कर सकते हो इसमें, और वहां पे आप प्रीवियस डे में 17 से 17/3 को गैप डाउन मिलना है, तो आप इससे प्रीवियस डे जाके वहां पर आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं विद रिस्क रिवार्ड। 31/3 को एक गैप अप मिलना चाहिए, 14/4 को एक गैप डाउन मिलना चाहिए, 29/4 को गैप अप मिलना चाहिए, 13/5 को एक गैप डाउन मिलना चाहिए। ये सारी चीज मैंने दिखाई आपको, ये सारी साइकिल थ्योरी के अंदर का ही पार्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ये समझेंगे कि जैसे अभी ये साइकिल थ्योरी के पार्ट के हिसाब से मैंने आपको गैप डाउन गैप गैप बताया, तो हमारे पास ऑलरेडी हम इसको, क्योंकि ये नेचुरल रेट्स हैं, इसको आप कितने भी बैक में जाके भी बैक टेस्ट कर सकते हो, और फ्यूचर में आने वाले डेज में भी आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, या फ्यूचर की डेट्स आप निकाल सकते हो, स्टैटिक डेट्स है। अब हम देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि निफ्टी ने रिट्रेसमेंट जो लिया 7 मार्च को, यानी कि फ्राइडे को, उसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई, एक बार इसको भी नजरों में रखे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इसको देख लो आप, इसमें फिबोनाची लगा के एक बार देख लो। ये हमारा एक स्विंग हाई है, यहाँ से एक स्विंग लो तक मार्केट गया, तो वहां पे हमने टैप कर दिया, तो ये 0.618 की रिट्रेसमेंट इसने प्रॉपर ली है। 50 पैसे 1 रुपये का भी डिफरेंस है जहाँ पे निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया।
यानी कि एक हाई बनाया 0.618 पे ही टैप किया 22,633 और क्लोजिंग आई 22,550। तो यानी कि सही 70-80 पॉइंट आराम से कैप्चर किए जा सकते थे सेलिंग में या बाइंग में, जैसे भी। ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। और रिट्रेसमेंट क्योंकि 0.618 की है तो फिबोनाची के हिसाब से यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए। तो अगर नीचे आएगा तो हम बाई ऑन डिप्स पे रहने वाले हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अब स्मार्ट मनी से देखते हैं, स्मार्ट मनी से क्या कर रहा है, क्योंकि ये भी बैरिसी उसमें चल रहा है। तो इंड्यूसमेंट का लेवल इसका ये वाली कैंडल है, इसका हाई 23,050। 23,050 को ये अगर इंड्यूस करता है, प्राइस आता है यहाँ पर, तो हमारा एक लो कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है यहाँ तक 23,400, 450 पकड़ के चलते हैं इसको, 23,500 पकड़ लो। तो वहां से फॉल आने की कोशिश हो सकती है इसमें, और इंड्यूसमेंट से भी फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी भी बैरिश है, और इंड्यूसमेंट इसका ऑलरेडी हुआ है, और इंड्यूसमेंट के बाद ये डिसीजनल पीओआई से आया वापस, और इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। फिर निफ्टी में अभी ये फंसा ही हुआ है। लास्ट वीडियो में भी ये रेंज मैंने बना के रखी है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा या इसके नीचे जाएगा तो ट्रेड करेंगे। वैसे ही बैरिश है, क्योंकि इंड्यूसमेंट हो चुका है, लो बन चुका है, हाई बन चुका है, इसी के बीच में है। और इंड्यूसमेंट के बाद ऊपर गया, डिसीजनल पीओआई से वापस आया, तो इसको वैसे नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। नेचुरल गैस देख लेते हैं वही। नेचुरल गैस बुलिश है। इंड्यूसमेंट का लेवल आपका 328.40 रुपए। इसको अगर लेता है तो फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा, अदरवाइज ये अभी विदाउट इंड्यूसमेंट भी ऊपर जा सकता है। अगर इंड्यूसमेंट लेता है तो फिर और नीचे आने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स बैरिश है, और इंड्यूसमेंट का लेवल इसका आप नोट कर लो 76,338.58। इसको लेगा तो और ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये अभी बैरिश मोड में ही है, इंड्यूसमेंट के बाद भी बैरिश ही रह सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा 77,500-600 के आसपास। रिलायंस रिलायंस भी बैरिश है, और इंड्यूसमेंट इसका हुआ, तो जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक तो अच्छा लेवल इसका 1,300 का साइलिंग का है, और एक सेलिंग पे खड़ा है। ठीक है, सेलिंग पे खड़ा है, और दूसरा अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो फिर 1,300। मारुति मारुति की भी रिट्रेसमेंट पे है, पहले रिट्रेसमेंट से एक बार चेक कर ले इसकी, तो उसके बाद एक बार देख लेंगे। 618.75 की नहीं ली, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका एक बार। ओवरऑल स्ट्रक्चर बैरिश है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट यहाँ हुआ, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से ही नीचे आ रहा है, तो इसको ओवरऑल नीचे जाके क्लोज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एसएनसी। कोटक बैंक बुलिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, हाई बन चुका है, तो पॉज कर दो। तो जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो ये इसके ऑर्डर फ्लो बनाए हुए हैं, यहाँ पे मिलेगा तो बाइंग करेंगे विद हेजेस। टाटा मोटर्स बैरिश है, और इंडोसमेंट का लेवल 695 के आसपास। इसको लेता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, और चोक करेगा तो फिर और फर्दर ऊपर जाएगा, अदरवाइज इंडोसमेंट नहीं ले रहा तो ये अभी इसी फ्लो में नीचे जा सकता है। वेट करेंगे इंडोसमेंट का। सन फार्मा बुलिश है, और यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ, हाई बना, इंडूसमेंट के बाद क्या करता है, एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है नीचे। यहाँ पे मिलेगा तो हम बाय जरूर करेंगे इसको 1475, और अभी ये इस ऑर्डर फ्लो से गया 1560 के आसपास से। तो यहाँ से भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके नीचे आएगा, यहाँ पे अच्छा छोटा रिस्क और बड़ा रिवार्ड आप ले सकते हैं ऊपर तक का। भारतीय एयरटेल बुलिश है ना, और इसी एरिया में फंसा हुआ है। इस ऑर्डर फ्लो से नीचे आया, और
1300 के आसपास मिलता है तो बेस्ट है। 1450 बाइंग एरिया, और यहाँ से बाइंग लेके गया ही हुआ ये। एक्सिस बैंक बेरिश है, और इंड्यूसमेंट का लेवल इसका है 1085 के आसपास आ रहा है। तो इसको लेगा तो फिर ये अगेन ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये बेरिश है तो हमें इसको सैलून राइज पे देखना। हर जो भी बेरिश है उसको सैलून राइज राइज होने दो, राइज में मत जाना, सेल करना है जब भी राइज हो जाए। HDFC बैंक बुलिश है, और यहाँ इसने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है इस एरिया में 1600 से लेके 1612 तक, ठीक है ना। इसके ऊपर ये लिक्विडिटी यहाँ इसने क्रिएट की है। तो वैसे तो स्टॉक बुलिश है, एक्सट्रीम पे भी आया, लेकिन प्रॉपर नहीं आया। तो अगर प्रॉपर मिलता है तो इसको डेफिनेटली बाय करेंगे विद हेजेस। बीटीसी ओवरऑल बुलिश है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और जब क्या होता है इंड्यूसमेंट होता है तो फिर ये एक्सट्रीम पे नीचे जाने की कोशिश करता है, और 60,000, 70,000, 76,000 और ये लेवल पे सही एक इसने 80,000, ये सारे लेवल्स इसके बाइंग के। क्रूड ऑयल बेरिश है, और बेरिश इंड्यूसमेंट हुआ, लो बना, और इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, एक्सट्रीम पे गया और वहां से ही लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है, और इसको अब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देना चाहिए नीचे क्लोजिंग देके। जब नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो फर्दर इसका नया स्ट्रक्चर हम बना देंगे इसमें। गोल्ड बुलिश है और इंड्यूसमेंट भी हो चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर, और इसको अगर एक्सट्रीम पे नीचे मिले यहाँ पर, ये यूएसडी में है तो ये 2566 यानी कि 2555 से लेके और 2574 26 साढ़े 2500 से 2600 की एक रेंज में ये यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से इसकी अच्छी बाइंग होगी, तो अच्छा 3000 तक के 3200 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी कंसोलिडेट है तो वो फर्दर ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो भी टॉप लगा है वो क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद फिर नीचे आएगा। और यहाँ पे अच्छा सा एक बाइंग एरिया फाइंड आउट करना, ये 2900 का, फिर यहाँ से बाइंग होगी इसमें। तो होपफुली आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।